रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डिलीवरी बॉय रईस को मैंने मरवाया। आमना ने पहली बार इकरार कर लिया है। आज तक मैं इसके लिए सबको धोखे देती रही, इसकी कैसे हिम्मत हुई कि ये मुझे छोड़कर चला गया। आखिरी दिन आमना ने रईस को 3 कॉल्स की हैं। ये 3 कॉल्स पकड़ी गई हैं। फरहान जो है वो तालियां बजा रहा था। 3 ऐसी इंपॉर्टेंट कॉल्स ऐसे वक्त में की गई जिसने जो है वो बहुत सारों की आंखें खोल दी हैं। पुलिस के पास ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। अब देखते हैं कि पुलिस चालान को किस तरह से मुरतब करके अदालत में जमा करवाएगी। आमना के शौक जो है मुझे और मेरी फैमिली को भुगतने पड़ रहे हैं। आमना की वजह से हम बर्बाद हो चुके हैं। जेल के अंदर फरहान जो है वो मुसलसल रोए जा रहा है, मुसलसल परेशान है और कह रहा है कि मुझसे गलती हो गई। उसने ये भी बता दिया कि जो डंगे की चोट पे आके मीडिया के सामने वो जो कहानी सुना रहा था सो कॉल्ड गैरत की, वो गैरत की कहानी किसने इसको याद करवाई हुई थी। फैमिली जो है काफ़ी परेशान है और सारा का सारा इल्ज़ाम वो आमना पे लगा रही है। लेकिन इन दोनों फैमिलीज़ का एक होना इस वक्त इतना ज़रूरी है कि अगर आमना और फरहान की फैमिली एक नहीं होती तो ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगे। डिलीवरी बॉय जी, कत्ल केस का चालान तैयार है और उसमें कत्ल के दिन के लर्जा खेज इंकशाफात जो हैं वो सामने आए हैं। रूह कांप रही है मेरी। जितनी बार जब मेरी पुलिस अफसरान से बात होती है और वो बताते हैं कि जी लाश बड़ी खौफनाक हालत में मिली थी। कुछ डॉक्टर से भी इब्तदाई पोस्टमार्टम के हवाले से मैंने डिस्कशन की है। यकीन करें कि मैं जब जब मेरी बात होती है इस हवाले से मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता क्योंकि कभी इमेजिन नहीं किया कि एक इंसान को आप ज़िंदा जला दें और कभी इमेजिन नहीं किया अल्लाह ताला कभी किसी को ये वक्त ना दिखाए। ये बहुत मुश्किल वक्त होता है उस इंसान पे जिस पे गुजर रहा होता है। अल्लाह ताला जी हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और डाइन जैसी ख़वातीन और मक्कार घटिया नीच किस्म के आदमियों से हमें जो है वो बचा के रखे। आमीन सुबह आमीन। तो डॉक्टर से जब बात होती है तो वो यही बता रहे हैं कि आंख निकाली थी तब भी वो जिंदा था, हड्डियां वगैरह जब तोड़ी थी, मारा पीटा था तब भी वो जिंदा था, नाजुक अज़ा को जब प्लास से खींचा गया था। आप सोचें कि उस दर्द को उस जिंदा शख्स ने महसूस किया। उसके बाद वो औरत साथ खड़ी हुई थी जिसके साथ 6 महीने से मुआशका चल रहा था, मोहब्बत चल रहे थे, गैर इज़्दवाजी ताल्लुकात थे, जिस्मानी ताल्लुकात थे। उसके बाद वो औरत आराम से खड़े होकर तमाशा देख रही थी और इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रही थी। जिंदा इंसान को जला दिया गया। आप सिर्फ इमेजिन करें कि जब डॉक्टर से मेरी बात होती है तो मेरी तो रूह कांप जाती है। मैं तकरीबन कुछ घंटों के लिए बिल्कुल मुझे सख्ता तारी हो जाता है और मैं मेरी बॉडी मेरा साथ देना छोड़ देती है कि किसी भी इंसान के साथ, चाहे वो कितना बड़ा क्रिमिनल भी क्यों ना हो, किसी को राइट नहीं है कि वो इतना जुल्म और सितम करे। वेरी हॉरेबल, वेरी वेरी हॉरेबल इंसिडेंट। पुलिस चालान जी के मुताबिक मैं आज आपको बताऊंगी कि कहाँ पर किसने कितनी कॉल्स की। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। आप कहते हैं वीडियोस नहीं मिलती, उसके लिए आपको बेल के आइकन को क्लिक करना पड़ेगा ताकि सारी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। पुलिस चालान के मुताबिक डिलीवरी बॉय रईस को कत्ल करने के लिए जो है बाकायदा एक पार्सल बुक करवाया गया था ताकि उसको ट्रैप किया जा सके। आमना के चुंगल से तो वो निकल गया था। जब उसने निकाह कर लिया था किसी और के साथ तो वो ये सारे मामला छोड़ चुका था क्योंकि वो आमना मक्कार लूमड़ी उर्फ मानो के साथ नहीं रहना चाहता था। जो जो मानो के इंटरव्यूज़ देख चुका है सबको पता है कि वो कितनी मक्कार और अय्यार किस्म की औरत है जिसने अपने बच्चों को भी तबाह कर दिया, अपने शोहर को मैं नहीं बोलूँगी तबाह कर दिया क्योंकि शोहर वैसे ही उसका जल्लाद है, देखने से भी पता चलता है। उसकी फैमिली जो है उसको सर जो उठाकर चलने के काबिल नहीं छोड़ा। रईस ने आमना को इनकार कर दिया था, बाय बाय बोल दिया था, जिसके बाद मामला ख़राब हो सकते थे। लेकिन आमना ने ड्रामा करके फरहान को इसमें इन्वॉल्व किया ताकि रईस से इंतकाम ले सके। इस मकार लूमड़ी ने प्लान बनाया कि रईस को कत्ल करवा दूंगी, साथ फरहान से भी जान छूट जाएगी। सब चीज़ों का एक ही रास्ता था, खुला ले लेती, तलाक ले लेती। लेकिन ये औरत जो है इसने अपनी फैमिली में शायद कहा होगा या शायद ये दोनों एक ही जैसे हैं और ये यही करते आए हैं, आज तक लोगों को कत्ल कर चुके हैं। तो इसने जी फिर पार्सल के बहाने जो है इनकार के बाद बुलाया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जब रईस ने मिलने और घर आने से इनकार किया तब इन्होंने पार्सल बुक करवाया। रईस ही उस तरफ के पार्सल दिया करता था। आखिरी दिन रईस सुबह पार्सल देने फरहान के घर जो है वो आना चाहता था लेकिन आमना ने उसे कॉल की रात को और उसको कहा कि आपने रात को आना है, सुबह नहीं आना। आमना और रईस के दरमियान जो है कत्ल वाले दिन 4 बार बात हुई है। 8 मिनट की एक कॉल थी,
6 मिनट की एक कॉल थी, 1 मिनट की एक कॉल थी और 18 सेकंड की ये कॉल थी। इन कॉल्स में आमना ने रईस को कत्ल करने के लिए घर बुलाया, उसको कन्विंस कर रही थी, उसको कह रही थी कि तुम घर आओ, और गेट से रिसीव करके अपने कमरे में ये ले गई कि मैंने आखिरी बार तुमसे बात करनी है। फरहान की फैमिली ने जब तमाम हकाइक उसके सामने रखे तो उसने भी इकरार किया कि जी कत्ल करने के लिए मुझे आमना ही ने उकसाया था। ये चलाक लूमड़ी जो है झूठ बोलने की तो इतनी माहिर है कि इसका कोई सानी नहीं है। एक्टिंग करके ये लोगों को फंसाती है। ऐसे ही कहानियां सुना सुना कर इसने अपने शोहर फरहान, देवर और ससुर को भी बेवकूफ़ बनाया। मुझे नहीं पता कि इसका ससुर इसकी जो है जासूसी क्यों किया करता था, ससुर के साथ इसके क्या ताल्लुकात थे, क्या बात थी, क्या मरासिम थे, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि इनके घर में इज़्ज़त और एहतराम की कोई भी चीज़ नहीं थी, कोई रिश्ता नहीं था। इसीलिए ये इतने गंदे अल्फाज एक दूसरे के लिए, एक मर्द, कोई गैर मर्द किसी गैर औरत के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे ना, तो अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं उसको एक इंतहाई गिरा हुआ आदमी तस्वुर करती हूँ। क्योंकि अगर हम अपनी घर की औरतों को इज़्ज़त नहीं देते तो हम बाहर की औरतों को की क्या इज़्ज़त करेंगे। तो इनके घर में जो गंदे अल्फाज इस्तेमाल होते थे, इसका मतलब यही था कि इनको पता था कि इनके घर का बड़ा ही गलाज़त से भरा माहौल है। एक जी नौजवान को जो सही सलामत इनके घर जाता है, जैसे कोई उसे कोई बीमारी वगैरह कुछ नहीं होती, बिल्कुल ठीक होता है, उसको वहशियाना तशद्दुद का इन्होंने निशाना बनाते हुए खंजर से पूरे जिस्म पर जो है वो ज़ख़म लगाए, पूरी बॉडी पे ज़ख़म भी थे, प्लास से नाजुक अज़ा खींचे गए थे और छुरी से आंख निकाली गई थी। आहिनी मुक्का इनके पास मौजूद था, अस्तगफिरुल्लाह, उसे इन्होंने दांत तोड़ दिए थे और फिर उसको ज़िंदा जला दिया। उसके बाद इन्होंने गैरत के नाम का ड्रामा रचाया। इसके बाद इन्होंने रईस को टेररिस्ट, इन्होंने उसको रेपिस्ट, इन्होंने उसको गैंगस्टर, चोर, मकार, डाकू, बच्चियों के साथ रेप करने वाला, क्या कुछ बनाया, लेकिन किसी भी चीज़ के सबूत पेश नहीं कर सके। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में ज़ाहिर जाफ़र के ख़िलाफ़ सबूत भी थे। 2 दफ़ा उसको सज़ाए मौत हो चुकी है हाई कोर्ट से, और ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतज़ार करने के लिए बैठे हुए हैं वालिदैन, और हर गुज़रते दिन के साथ वो टूट रहे हैं। ये उम्मीद भी टूट रही है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे इंसाफ का निज़ाम मुकम्मल तौर पर जो है वो बहुत ही नीचे दर्जे पे आता है, अगर एक कातिल को जिसके खिलाफ सबूत भी मिल जाते हैं उसको सज़ाए मौत नहीं हो पाती। और वो दरिंदा जो है इस वक्त पाकिस्तान से बाहर अमेरिकन नेशनल वहाँ पर जाने की जो है तैयारियां भी कर ली गई हैं। इसके हवाले से भी मैं इंशाल्लाह ताला एक वीडियो बनाऊंगी। दूसरी बात है कि इन दोनों के खिलाफ बहुत सारे सबूत थे जो कि मांगा मंडी पुलिस के हवाले किए गए फैसल टाउन पुलिस की जानिब से, लेकिन क्या करे, पुलिस को भी इस सिस्टम का पता है, इस निज़ाम का पता है कि आगे चल के भी तो इनको छोड़ ही दिया जाना है। जितने भी क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स होते हैं तो क्यों ना हम पैसे खाएं। तो बहुत लॉटरी लग गई थी, उन्होंने इस केस को ख़राब किया है। और मैं आपको फिर कह रही हूँ कि बहुत सारे सबूत मिले थे, वो सबूत इधर उधर कर दिए गए हैं और एक दिन आप सुनेंगे कि इन दोनों को भी बाइज्जत बरी कर दिया गया है। लेकिन मैं फिर हमेशा कहती हूँ अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं है, हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम कोशिश कर सकते हैं और उसमें मैं किसी सूरत जो है पीछे नहीं हटूँगी। इनके पास आहिनी मुक्का, हर चीज़ इनके पास अवेलेबल थी। फिर ये जी कातिल कहते हैं कि वो डिलीवरी बॉय बड़ा ही गलत आदमी था। अब इन्हें अपने छोटे बच्चे नज़र आ रहे हैं कि हमारे बच्चे हैं, और उस वक्त रईस को जो है इन्होंने बुरी तरह से मारा, उस वक्त इनको ये याद नहीं आया कि उसकी बूढ़ी माँ है, बाप है। टिकटॉकर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर वीडियो में मेंशन करती हूँ, क्योंकि अभी तक इस दरिंदा सिफ्त औरत के जो डायलॉग्स हैं उस पर ये लोग टिकटॉक बना रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। किसी की छोटी सी भी एफर्ट को मैं अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि इन दरिंदों को हमने हर हाल में कैफरे किरदार तक पहुँचाना है। बाद में बुलाऊंगी, मैं तुम्हें बाद में बुलाऊंगी। अभी इस टाइम ना घर में ना सारे हैं, क्यों झूठ बोलती है मैडम जी, सारा देख कर आई हो ना, आपके बच्चे घर पर है ना, आपके खावन घर पर है। मैं कहा नहीं वो देखो वो मेरे ससुर बैठे हुए हैं, वो देखो उसने देखा है। और क्या कि ना अच्छा वो तुम्हारे ससुर बैठे हुए हैं, आप अभी जाओ, मैं आपको बाद में बुलाती हूँ। तो कहता है नहीं मुझे ना अभी इसी टाइम ना किसी सेफ साइड पे लेके जाओ। सर मैं उसको ऊपर वाले पोर्शन में लेके गई, अपने पोर्शन में लेके गई। सर वो क्या था सर, वो एक सेट था और इसके अलावा ना कैश था। यस सर। गिफ्ट किया हुआ था आपको? नहीं मुझे गिफ्ट नहीं किया था, वो अपनी ना प्रॉपर्ली पहले इसने
घर देखा प्रॉपरली, और इसके साथ साथ मेरा हाथ नहीं फेरा है, हाथ नहीं फेरा प्रॉपरली। पहले मेरा पोर्शन देखा, मेरा एक बेडरूम है, एक किचन है और एक टेरेस है, ये मेरे पोर्शन में मास्टर बेडरूम है। और सर ये ना प्रॉपर हुआ, उसके बाद इसने ना फिरान की गन होगी उसको छेड़ा, वो जो हाथ में रख लिया। नो सर, किसी को मेरे बारे में नहीं बताना, कुछ नहीं करना, ब्याह करना मैंने तेरे साथ, मुझे इश्क हो गया तेरे साथ। सर मेरी हैप्पी फैमिली थी, एक बंदे फैमिली के मेरे साथ इश्क हो गया, और वो इस तरह से उसने मेरे साथ इश्क हो गया है जी इनके साथ, जो 3 अदद बच्चों की माँ है। और इनके ससुर नीचे बैठे हुए थे बकौल इनके, फिर भी ये उसको कहती हैं कि तुम बाद में आना। तो सारी चीज़ें हर चीज़ को क्लियर कर चुकी हैं, लेकिन क्या करें, हमारा सिस्टम जो है वो देखें इनके साथ क्या सलूक करता है। उम्मीद करती हूँ मैं कि आप लोग आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक ये दरिंदा सिर्फ लोग कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ सर, इनको अज़ खुद नोटिस लें इस केस में और हर हाल में दरिंदों को जो है कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ।